Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार इस YouTube चैनल पर। मित्रों, विशेष साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज जो आपके लिए MP भर्ती हेतु, रीट भर्ती हेतु, CTET भर्ती हेतु जो आरंभ कर रखी है, उसमें आपके 5 टेस्ट मैं ले चुका हूं। कितने टेस्ट? 5 टेस्ट ले चुका हूं। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही 5 टेस्ट पूरे होते हैं आपको सॉल्यूशन क्लास मिल जाएगी, जिसमें कन्फ्यूजन वाले जो प्रश्न हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि सर इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, क्लियर करें, तो उन सभी प्रश्नों को क्लियर करने के लिए एक सॉल्यूशन क्लास का वीडियो आ जाएगा। तो साथियों, ये वही क्लास है जिसमें आपको कन्फ्यूजन वाले जो प्रश्न हैं उनको क्लियर किया जाएगा, टेस्ट 1 से लेकर के 5 तक, टेस्ट 5 तक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो तो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न, देखो गलतियां होना सभी से एक स्वाभाविक सी बात है, गलतियां सभी से होती है, लेकिन उसको स्वीकार करके उसमें अगर सुधार कर लिया जाए तो उससे बेस्ट कोई भी बात नहीं होती है। और मैं चाहता हूं कि भाई वो जो सुधार हो वो आपके आधार पर हो, आपके मन में कोई शंका नहीं रहे। इसलिए जो टेस्ट सीरीज देखता है, जो मनोविज्ञान के वीडियो देखता है, वो तो 101% वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 जो था उसमें आपके 2 प्रश्नों में कन्फ्यूजन था। एक तो प्रश्न नंबर 14 था, एक प्रश्न नंबर 28 था। तो दोनों को बिल्कुल मैं अच्छी तरह से क्लियर करने वाला हूं, और जो क्लियर करूंगा वो 101% सटीक आंसर रहेगा। तो साथियों, प्रश्न नंबर 14 था, यहाँ पर एक प्रश्न आया था, बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है, चिंताग्रस्त, कार्य करने की इच्छा, आक्रामक और शांत एवं आशावादी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको प्रश्न नंबर 14 में जो सही आंसर बताया था वो बताया होगा विकल्प नंबर 3 आक्रामक, ये सही आंसर बताया था। लेकिन फिर इसके बाद सभी ने कि भाई सर इसमें पहला राइट है, सर इसमें दूसरा राइट है, इसमें चौथा राइट है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला है आपके तर्क के आधार पर, और थोड़ा निष्कर्ष के आधार पर एक बात सामने आई है कि भाई जो अंतर्मुखी बालक होता है वो आशावादी भी होता है और शांत भी होता है। तो ये फिर आप बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं मान सकते, ये अंतर्मुखी बालक की विशेषता है। तो आप याद रखिए, चेंज कर लीजिए आंसर को, शांत एवं आशावादी, ये चौथा विकल्प है आपका सही आंसर रहेगा। वैसे बुक में यही दे रखा था, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने तर्क दिया है उस प्रकार से इसका विकल्प नंबर 4 सही कर लीजिएगा साथियों। सभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक और प्रश्न था जिसमें आपको डाउट था, मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई पड़ते हैं, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है और इनसे शिक्षण का कार्य सरल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको राइट आंसर बताया था प्रथम विकल्प, और फिर आपने कमेंट किया था कि सर इसमें प्रथम विकल्प नहीं है, इसमें सेकंड विकल्प है, इसमें थर्ड विकल्प है। बहुत से ने बताया सर इसमें चौथा विकल्प है, पहला तो आ ही नहीं सकता। तो भाई साहब, मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, बात को समझिए और फिर मेरी बात को फिर काटिए, लेकिन पहले बात को पूरा सुनिए आप कि मॉडल का मतलब क्या होता है। मॉडल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए कि मॉडल जो होते हैं उसमें लंबाई भी होती है, उसमें चौड़ाई भी होती है और उसमें ऊंचाई भी होती है साथियों। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती है। अब आप कहोगे कि सर इसमें चौथा है, तो मॉडल के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, मॉडल के अलावा जो अन्य सहायक सामग्री है, क्या उनसे शिक्षण का कार्य सरल नहीं होता है? क्या वो कल्पना शक्ति का विकास नहीं करते हैं? क्या उनमें ज्ञान का विस्तार नहीं होता है अन्य सहायक सामग्रियों से? नहीं होता है क्या? तो मॉडल से भी होता है, वो अन्य से भी होता है। तो ये उत्तम क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जो मॉडल की बेस्ट विशेषता है वो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही था, और मैं वापस कह रहा हूं इसका प्रथम ही विकल्प सही है। अब आप इसको मानो या मत मानो, लेकिन इसका प्रथम विकल्प ही सही है साथियों, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है जो अन्य किसी में नहीं होती है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। और बाकी आप कहोगे कि सर शिक्षण का कार्य सरल हो जाता है, तो भाई वो तो अन्य चीजों से भी होता है, फिर वो मॉडल में विशेष क्या है? इसी आधार पर ही इसका प्रथम विकल्प सही माना गया है साथियों। टेस्ट नंबर 2 में देखेंगे आप,
यहाँ पर भी आपके दो प्रश्नों में कन्फ्यूजन था। प्रश्न नंबर 1 था 14, जिसमें आपको कन्फ्यूजन था समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए और विद्यालय के सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको विकल्प नंबर 2 उत्तर बताया था, फिर आपके कमेंट देखे मैंने, आपके विचार जाने, फिर उसके आधार पर जिस बुक से मैंने ये प्रश्न लिया था उसमें आंसर मिस प्रिंट था, ठीक है, मिस प्रिंट था वहाँ पर, और ये यूपी टेट का क्वेश्चन था साथियों। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही आंसर का निष्कर्ष निकला है वो है पूरे समय के लिए। क्या है? पूरे समय के लिए। आपका तीसरा विकल्प सही है, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। बिल्कुल आपने जो कहा है वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक और प्रश्न था जिसमें कन्फ्यूजन था। प्रश्न नंबर 7 में निम्न में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित, अन्वेषण या खोज, निर्देशित अन्वेषण और प्रदर्शन। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपका कमेंट आया था कि सर इसमें विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, और मैंने आपको बताया था कि इसका विकल्प नंबर 4 सही है। तो साथियों मैं आपको सीधी सा बात बताना चाहूँगा, निर्देशित अन्वेषण आप कह रहे हो कि सर तीसरा विकल्प सही है। निर्देशित अन्वेषण का मतलब क्या होता है कि निर्देशन तो दिया जाता है खोज करने के लिए, लेकिन खोज कौन करता है? खोज करता है भाई साहब छात्र। जो छात्र होता है वो खोज करता है, तो फिर वो छात्र केंद्रित नहीं हुई क्या? लेकिन प्रदर्शन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ वो देखता है मुख दर्शक होकर, बिना कुछ बोले वो देखता रहता है। छात्र प्रदर्शन करता है, अध्यापक प्रदर्शन करता रहता है, छात्र उसके सामने बैठकर देखता रहता है। तो फिर ये बाल केंद्रित कैसे हुई? नहीं, ये बाल केंद्रित कैसे हुई? आप कह रहे हो कि सर तीसरा सही है, तो फिर चौथा गलत कैसे है? यूँ बताओ आप। तो प्रदर्शन पहले आपकी चॉइस रहेगी, क्योंकि निर्देशित अन्वेषण में निर्देशन तो दिया जाता है, लेकिन अन्वेषण कौन करता है? छात्र करता है साथियों। छात्र क्रिया करता है तो छात्र केंद्रित हो जाती है वो चीज़, और प्रदर्शन में छात्र क्रिया तो बिल्कुल ही नहीं करता है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर इस आधार पे 101% सही है। इस पर कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 में आपके एक प्रश्न था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बालक को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो मैंने वहाँ पर भी आपको आंसर बताया था बाल शिशु, और यहाँ पर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बाल शिशु। कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बताया था वो सही है। आपके कमेंट आए थे तो आपके कमेंट का इस जवाब था सिर्फ, इसको चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपका दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा टेस्ट नंबर 3 में। साथियों टेस्ट नंबर 3 में एक और क्वेश्चन आया था, वो था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आप कंफर्म हो 1993 में इसे लागू किया गया है? बिल्कुल मैं पूरा 101% कंफर्म हूँ कि 1993 में ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। साथियों टेस्ट नंबर 3 में एक और प्रश्न आया था, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। मैंने आपको आंसर बताया था पुनर्बलन, लेकिन कई भाइयों ने कमेंट किया था कि सर आवश्यकता इसका आंसर है। तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पहले ये बताओ। तो वो दिया था स्किनर। कौन से स्किनर ने? B.F. स्किनर, ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया था कि व्यक्ति पहले क्रिया करता है, ठीक है, पहले क्रिया करता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन ठीक आवश्यकता उसको उत्पन्न होती है, फिर वो क्रिया करता है, उसको ये भी पता नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो क्रिया करता है तो फिर उसको एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, उसको पुनर्बलन दिया जाता है क्रिया करने के बाद में। तो क्रिया करने के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है, तो उससे ही तो अनुबंधन होता है साथियों। इसलिए सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन है, न कि आवश्यकता। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। आवश्यकता तो उसको उत्पन्न होती है, लेकिन अनुबंधन किसके आधार पर होता है? पुनर्बलन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, टेस्ट देखेंगे अगला टेस्ट साथियों, टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 में आपके ये वाले प्रश्न नंबर 19 में कंफ्यूजन था कि बुद्धि है। मैंने आपको बताया था सामर्थ्यों का समुच्चय, लेकिन कुछ भाइयों का कमेंट आया था एक विशिष्ट योग्यता। तो साथियों देखिए, ये जो एक विशिष्ट योग्यता है
ये परिभाषा और सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ये परिभाषा, इनमें रात दिन का अंतर है। जैसे वृद्धि और विकास होता है ना, तो वृद्धि छोटी चीज हो जाती है, विकास बड़ी चीज हो जाती है। ऐसे ही ये प्रथम परिभाषा बड़ी चीज है, प्रथम परिभाषा विकास है, सेकंड ये जो फोर्थ वाली परिभाषा ये वृद्धि है। तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, इसमें बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है, कोई एक विशिष्ट योग्यता नहीं होती है बुद्धि मित्रों। इसलिए प्रथम विकल्प इस आधार पर सही बताया था और वो ही सही है मित्रों। आगे टेस्ट नंबर 5 में भी आपके कंफ्यूजन था। इसमें प्रश्न नंबर 18 में आपने क्या बताया था, ये जो प्रश्न नंबर 18 था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। आप सभी ने कमेंट किया था कि सर इसका बीएफ स्किनर ही राइट आंसर होगा। आपने बिल्कुल गलत बताया, आपने ऐसा कमेंट किया था कि सर इसका बीएफ स्किनर ही राइट आंसर होगा। बीएफ स्किनर का मतलब क्या है? ब्रूस हर्ष फ्रेडरिक स्किनर, जिसने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। साथियों, उन्होंने अधिगम की एक परिभाषा दी थी कि सीखना व्यवहार में अनुकूलन है। क्या है? सीखना व्यवहार में अनुकूलन। ऐसा कहने वाले कौन थे? बीएफ स्किनर। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, जो कि चार्ल्स स्किनर की ही परिभाषा है। तो मित्रों, आपने अगर पढ़ रखा है कि ये परिभाषा बीएफ स्किनर की है तो गलत पढ़ रखा है। जिसने भी पढ़ा रखा है गलत पढ़ा रखा है, जिस बुक से पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। इसका राइट आंसर चार्ल्स स्किनर है। चार्ल्स स्किनर ने ही ये परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा है? सीखना व्यवहार में अनुकूलन है। तो साथियों, यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ इसका प्रथम विकल्प सही है। और अगर रीड भर्ती में, एमपी टेट में या सी टेट में ये प्रश्न आता है और वहाँ बीएफ स्किनर मान लिया जाता है, तो मैं उसको आंसर को ही चेंज करवा दूंगा। प्रथम विकल्प सही रहेगा इसमें। मित्रों, इसमें एक और प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 4, कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? मैंने आपको बताया था संवेगात्मक दुश्चिंता। और आपका कमेंट आया था कि सर इसको वियोग दुश्चिंता भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हो, लेकिन संवेगात्मक दुश्चिंता विकल्प में न हो तब, इसलिए ये विकल्प बेस्ट रहेगा इसकी जगह। आप प्रथम विकल्प सही मत करना, तीसरा ही विकल्प सही है। तो साथियों, ये डाउटफुल क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल अनुसंधान करके इनके आंसर बताए आपको। किसी भी प्रश्न पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए अब। और जो हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 10 है वो अपलोड बहुत ही जल्द करने वाला हूं, उसको भी आप देखिएगा साथियों। उसके बाद जो सॉल्यूशन क्लास है हिंदी शिक्षण वीडियो की, वो कल आपकी सुबह 8 बजे आ जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी शिक्षण वीडियो का जो टेस्ट 10 है उसको जरूर देखिएगा।